हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता है कि चैनल पर आपके बीए फोर्थ सेम की भी क्लासेस चल रही हैं, सिक्स सेम की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेम की क्लासेस के बारे में। और जो हमारा आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो प्लेलिस्ट जो है मैं अभी अपडेट कर दूंगी, तो आप प्लेलिस्ट जो है चेक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन अब सबको पता है कि गांधी जी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया और किस तरह स्टार्ट किया, ये इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे इतिहास में, यानी कि जो हमारे देशवासी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और गांधी जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और गांधी जी चाहते थे, या तो एक तरीका है कि हम जो अत्याचार कर रहे हैं उनको हम स्वीकार कर लें और उनके आगे हम झुक जाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका था, या हम युद्ध करें या हिंसा करें, उसके माध्यम से हम विरोध करें। दो आपको जो है रास्ते दिख रहे थे आपके गांधी जी को। तो गांधी जी ने इन दोनों रास्तों को काटा मार के कहा कि नो, मैं एक नया रास्ता निकालूंगा, वो हो गया सत्याग्रह, ठीक है। तो उन्होंने क्या अपनाया? सत्याग्रह। उन्होंने ये भी नहीं अपनाया कि मैं उनके सामने घुटने टेक देता हूँ। दूसरा, उन्होंने ये भी नहीं करा कि नहीं हम युद्ध करेंगे, हिंसा करेंगे। नो, उन्होंने एक और रास्ता अपनाया जिसको कहा सत्याग्रह। अब सत्याग्रह कैसे था? ये सत्याग्रह था अहिंसात्मक मार्ग था, यानी कि इसमें कोई आपको हिंसा नहीं दिखेगी, किसी भी प्रकार की अहिंसा नहीं दिखेगी, हिंसा नहीं दिखेगी, सॉरी, अहिंसा दिखेगी, ठीक है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो आपको याद करनी है। गांधी जी के अनुसार सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। अगर आप सत्य पर पूरे अटल हैं तो वो सत्याग्रह है। सत्याग्रह क्या काम करता है? असत्य को सत्य से, हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। ये स्टेटमेंट आप गांधी जी की याद रखेंगे, ठीक है। और सत्याग्रह के तहत उन्होंने कौन कौन से आंदोलन छेड़े और उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्होंने हिंसा तो करनी ही नहीं थी, ना ही वो झुकने वाले थे। तो कौन कौन से तरीके थे जिससे इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया, सत्याग्रह को आगे बढ़ाया? तो वो थे हड़ताल, प्रार्थना सभा, उपवास करना, धरना देना, असहयोग, नागरिक अवज्ञा, पद यात्राएं। ये सभी चीज़ें थी जिनसे वो क्या चाह रहे थे कि सत्याग्रह को अपनाया जाए, और सत्याग्रह को अपनाते अपनाते वो असहयोग आंदोलन को अपनाएंगे। बात करेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध की। आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक, जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद की कहानी जो है हमारे भारत में बहुत ही अलग देखने को मिली। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपको गांधी जी पर देखने को मिलेगा और सारे भारतवासियों पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में आपके जो भारतीय थे वो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में आपके अंग्रेजों का साथ देंगे तो हमें आज़ादी मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला हुआ। तो ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। प्रथम विश्व के बाद आपका रोलर एक्ट आया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। खिलाफत मुद्दे चले, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो कि आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऐसे कई कारण थे जिससे क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि नो, मुझे तो आपके जो अंग्रेज है ना, उनके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू करना ही करना है, हिंसा नहीं करनी है, उनके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना एक आंदोलन छोड़ा जाए जो कि आपका होगा 1920 में। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन को छेड़ा गया, शुरू किया गया। और असहयोग क्या था, इसको किस तरह उन्होंने परिभाषित किया, तो ये सुनिए। गांधी जी ने क्या कहा कि असहयोग होता क्या है? असहयोग से तात्पर्य है कि सरकार यदि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेगी, जो जनता चाहती है उसके अनुरूप कार्य नहीं होगा, अगर जनता के जो कष्ट हैं, उनकी शिकायतें हैं, उनको दूर करने का तरीका नहीं अपनाएगी, प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगी, तो फिर जनता के अनुसार भ्रष्ट हो चुकी हो तो उसके साथ सहयोग ना करना, ठीक है। यानी कि आप जनता का किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हो तो वो असहयोग हो गया, करेक्ट। तो आपको असहयोग आंदोलन का मतलब पता लगे कि असहयोग आंदोलन क्यों कहा जाता है, असहयोग क्यों कहा जाता है। इस भाग में हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन से जुड़े जो विभिन्न पक्ष हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब बात करेंगे कि हमें
कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, उत्तरदायी परिस्थितियां थी जिसके कारण आपका असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करना पड़ा। बात करेंगे हम प्रथम विश्व युद्ध की। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1914 से लेकर 1918 तक का टाइम पीरियड था, और जब आपका 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय क्या हुआ, जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी भारत में, उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कहा कि बहुत सुधार करना है, हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए बहुत सारे वादे किए उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, 1918, 1919, इसमें क्या हुआ, इन 2 सालों में सरकार ने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी, और जो गांधी जी जितने भी सहयोगी थे, गांधी को असहयोगी में गांधी ने बदल दिया। ठीक है, और गांधी जी ने क्या किया, फिर 1920 में आपके खिलाफत और असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। गांधी जी ने अपने शब्दों में क्या कहा है, अब ये सुनो। मैं उस सरकार के प्रति आदर और स्नेह नहीं रख सकता जो अपने अमरत्व को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक गलती करती रहती है। यानी कि 1918 में आपका प्रथम विश्व समाप्त हुआ, फिर आपका 1919 में फिर उन्होंने आके और गलती कर दी। इस सब को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि मुझे तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि हम प्रथम विश्व युद्ध और उसका प्रभाव किस तरह पड़ा, जिस तरह कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। प्रथम विश्व युद्ध होने पर सभी भारतीयों ने अंग्रेजों का बिल्कुल साथ दिया, मैंने आपको अभी बताया था, और पूरी उम्मीद थी कि जैसे ही आपका युद्ध जीता जाएगा, जब प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएगा तो भारत के शासन में सुधार होगा। और मित्र राष्ट्रों की ऐसी घोषणा भी कही कि युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट किया था। बिल्कुल जब ये युद्ध को शुरू किया गया था, जो युद्ध किस तरह से, क्या इसके उद्देश्य हैं, भारतीयों के सामने इसकी स्पष्टता हमें देखने को मिली थी उस समय। और कि मतलब उस समय ये था कि बस हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि आपको जो है युद्ध में, जो युद्ध चल रहा है, भारतवासियों को कहा कि आपको इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही करना है, और हमें आज़ादी मिलेगी, हमारे लिए कुछ अच्छा ही इसमें जो है किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के उद्देश्य ने जो घोषणा करी, उसके कहा कि युद्ध का उनका लक्ष्य संसार में प्रजातंत्र की रक्षा करना है। युद्ध के सभी लोगों को आत्मनिर्णय पर अधिकार भी दिया जाएगा। ये वादे किए गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। भारतीयों की आशाएं भी जग गई कि जो भी आप निर्णय लेंगे आप स्वयं लेंगे, आपके ऊपर किसी चीज़ का हावीपन नहीं देखने को मिलेगा। अब भारतीयों ने युद्ध के दौरान तन मन धन से सबकी सहायता करी, और आपके जो भारतीय सेना है बहुत ज़्यादा मोर्चों पर भी गए हैं। और भारत की सेना जो उस समय थी 12,50,000 हो गई थी, और आपकी जो है पंजाब से, ओनली पंजाब से आपके 3,55,000 नए सैनिक भर्ती हुए थे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख तो पंजाब से ही थे, और कुल मिलाकर आपकी 12,50,000, 12.5 लाख। ठीक है, तो इतने सैनिक जो थे आपके भारतीय थे, और वो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और गांधी जी ने इनको कहा था कि तुम करो। कुछ ये भी था कि आप जब भर्तियां दी और कुछ ऐसा भी हो कि ज़बरदस्ती भी की गई कि हाँ कि आप करो, आप पार्टिसिपेट करो, सेना बनो, और बहुत ज़्यादा असंतोष भी बढ़ने लग गया। तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा राशि लगी, इतने करोड़ लग गए, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इस तरह आपके भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया था। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आप किस किस को मतलब ज़्यादा जोर पड़ा। एक तो आपके जो थे, आपके दस्तकार थे, मजदूर दस्तकार थे, निम्न मध्यम वर्ग थे, ग्रामीण थे, जनता थी, गरीब जनता थी। उधर से आपका प्लेग फैल गया था। अब जब से युद्ध हुआ तो युद्ध के कारण जो है आपका जो अनाज था उसका निर्यात भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इतनी बुरी दशा है, तो आर्थिक जो दशा है वो उस समय भारत की बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। अब भारत सरकार युद्ध के वादों से क्या करने लगी, मुकरने लगी, और गांधी जी ने ऐसे आंदोलन को छेड़ा, और जनता ने अपने असंतोष को आंदोलन में भाग पर प्रकट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखाने की असंतोष कैसे फैला, और असंतोष जैसे फैला तो वो आंदोलन में कैसे बदल गया, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे हम 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव। यह आपके फाइनल ईयर में आएगा। जब रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में, और 1917 में ये हुआ था कि उस समय जार का शासन था, निरकुंशवादी था वो, और जारशाही को उखाड़ा। जार के विरुद्ध जो है लोगों ने संघर्ष किया और जारशाही को उखाड़ फेंका।
और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य जो है स्थापित किया गया। और इस समाजवादी राज्य ने रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वो देख रहे हैं कि अगर रूस में ये चीज़ हो रही है तो हमारे भारत में भी ये चीज़ होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हो गई उस समय। अब क्या हुआ कि आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कर दिया और रूस ने बड़े पैमाने पर इस समाजवादी रूस के अधीन सभी उपनिवेशों को दे दिया। और इन आर्थिक सुधारों से मजदूरों और भूमिहीन किसानों की दशा में भी बहुत ज़्यादा सुधार होने लगे। अब भारतीयों ने इस रूसी क्रांति से ले लिया, बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले ली कि भाई ये ऐसे कर रहे हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार दे रहे, तो हमें भी दो। कि इसमें यह दिखाएगा कि जैसे संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष से जो है आपका भाग्य बदला जा सकता है। अगर उन्होंने, रूस के लोगों ने वहाँ पर जारशाही का अंत किया और अपने को इतना भाग्यशाली बना लिया कि उनकी दशा में सुधार हो गया, तो इस तरह जो है आपके भारतीय भी सोचने लगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। भारतीयों में भी शासन में अधिकार प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र होगी रूस को देखकर। और जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को आत्मनिर्णय ना लेने का अधिकार नहीं दिया और फिर से इनमें असंतोष पनप गया। अब क्या हो गया? फिर से वो आंदोलन का रूप ले लेगा। हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। तो किस तरह आपका रूस की क्रांति का प्रभाव पड़ा, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम रोलेट एक्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे, उनके अनुसार जो आपका रोलेट एक्ट है ना, ये असहयोग आंदोलन की जननी थी। ये मेन कारण था जिसकी वजह से आपका असहयोग आंदोलन को छेड़ा गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था रोलेट एक्ट। ये पास हुआ बिना वकील, बिना दलील। जैसा कि हमने ऊपर के प्रथम विश्व के राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों से भी बहुत ज़्यादा असंतोष फैला। 1917 की आपकी रूस की क्रांति से भी फैला और बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो गई थी स्थिति। युद्ध के बाद जो है भारत रक्षा अधिनियम भी समाप्त हो रहा था। ऐसे में भारत में क्रांतिकारी और अन्य राजनीतिक असंतोष से निपटने के लिए सरकार जो है बहुत ज़्यादा कानून भी बना रही थी। और आपके सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की गई। रोलेट एक्ट, सर सिडनी जो थे आपके रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया गया। और इसमें क्या हुआ? इसमें यह कहा गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन करने और उससे निपटने के लिए सुझाव को देने के लिए कहा गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि आपको अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसके तहत राजद्रोहात्मक गतिविधियों के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने और 2 वर्ष तक जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हो जाना था, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि इस रोलेट एक्ट में क्या था और किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, ठीक है। कौन सा अधिनियम जो है युद्ध के बाद छेड़ा गया और ये कब आपका समाप्त हो गया। इसके बाद आपने जो है मेन नेताओं के नाम याद रखने हैं। और भारतीयों ने इसको क्या कहा? भारतीयों ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके भारतीय नेता थे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, विठल भाई पटेल, श्रीनिवास शर्मा, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने जो भी विधेयक पे उसका जोरदार विरोध किया कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप किस पे मुकदमा नहीं चलाएंगे, उसको बंदी बना लेंगे, फिर उसको 2 वर्ष तक जेल भी भेज देंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। इस पर जिन्ना ने क्या कहा, अगर ये विधेयक स्वीकार कर लिया गया तो आप देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक असंतोष फैला देंगे और जो आपकी आंदोलन छिड़ेगा ना, उसकी ज्वाला जो भड़केगी ना, जैसे आपने पहले कभी देखी भी नहीं होगी। आप ऐसे कैसे किसी पे मुकदमा चला सकते हो और उसको बंदी बना सकते हो, 2 वर्ष तक आप जेल भेज दोगे। नो, इसको आपने काला कानून सही इसको आपने कहा है, भारतीयों ने इसको सही इसको काला कानून कहा है। और महात्मा गांधी ने भी इस पर स्टेटमेंट दी थी। क्या दी थी? कि ये आपका अन्यायपूर्ण है, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत और व्यक्ति की बुनियादी अधिकारों के लिए घातक और विध्वंसकारी है। ये स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है। मैं कहती हूँ एग्जामिनर जो है आपका इंप्रेस हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसमें सेटिस्फाई किया है कि आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स याद रहेंगी, मुझे पूरा यकीन है अब, ठीक है। और जो साधारण लोग थे, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि जो साधारण लोग, आम जनता थी, इस एक्ट को और क्या कहती थी? कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं है और कोई भी अपील नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये सारा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में आपका आतंक सबको पता है। 13 अप्रैल 1919 को आपके जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और रोलेट एक्ट जैसे ही पास हुआ उसके बाद जो है दमन करने के लिए जो आपके भारतीय इकट्ठे हुए थे एक्ट के विरोध में, आपके जो थे लाहौर, गुजरावाला, अमृतसर, मुल्तान, कसूर, ये सभी स्थान पर सभाएं की गई थी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि 30 मार्च और 6 अप्रैल को भी हड़तालें हुई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया।
और इस प्रकार सरकार ने इस प्रकार दमनकारी नीति का सहारा लिया। और 9 अप्रैल को क्या हुआ था, आपके 2 प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल को, ठीक है, और नगर से उनको बाहर भेज दिया। गांधी जी भी पंजाब आ रहे थे। तो इस बीच आपको सब कुछ मैंने बताया था, जुलूस हुआ, लाठियां चली, 30,000 लोग इसमें शामिल थे। आपके जनरल डायल को कहा गया कि नहीं, आपने जो है विरोध करना है। उन्होंने कैसे किया, उन्होंने धड़ाधड़ गोलियां चला दी, ठीक है। और इसमें आपके 13 अप्रैल के दिन वैसाखी थी उस दिन, और जिसमें आपके लगभग 20,000 लोग शामिल हुए थे उस समय। बहुत ज़्यादा चारों ओर से मकान से घिरा हुआ था बाग वो, और निकलने का एक ही रास्ता था, तंग था वो रास्ता। और उस समय आपके जनरल डायल जो थे उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे और चेतावनी दिए। उन्होंने कोई भी चेतावनी नहीं दी और लोगों पर गोली चला दी। इसमें आपके लगभग 1650 जो है आपकी गोलियां दागी गई, आपके इतने लोग मारे गए। और कहें कि ये तो सिर्फ एक आंकड़ा है कि कहा गया कि हाँ इतने लोग हैं। और 15 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को ये हमारे साथ हुआ, तो 15 अप्रैल को क्या हुआ कि पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का राज्य स्थापित कर दिया गया था। मार्शल लॉ लगा दिया गया और चारों तरफ आतंक का राज्य स्थापित कर लिया गया। तो अमृतसर में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, लोगों को सरेआम कोड़े भी दिए गए। तो इस वजह से ये चीज़ भी जो है कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन को चलाने में रही, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इसके बाद आपका हंटर कमेटी आ जाता है। हंटर कमेटी क्या था कि जो भी हुआ है जलियांवाले बाग में, उसकी आपने एक मतलब एक कमेटी बना दी कि आपने बताना है कि उसमें कौन जिम्मेदार है, तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश संसद ने इसे एक पैशाचिक कांड करार कर दिया था, और इसकी तुलना जॉन ऑफ आर्क को आग में जलने की घटना से की है। और इसमें जो खास बात है जो आपको याद रखनी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, इन्होंने अपनी अंग्रेजों द्वारा जो उनको एक नाइटहुड की उपाधि थी, और इसमें जो है जलियांवाला बाग जैसे ही हत्याकांड हुआ तो इन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया, अपना जो है त्याग पत्र दे दिया। शंकर नायर ने, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एक सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी में, भारतीय थे वो, शंकर नायर, सर शंकर नायर, इन्होंने अपने जो है त्याग पत्र दे दिया। इस तरह आपकी 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया, और इसी समय कांग्रेस ने भी अपनी गैर सरकारी जांच समिति का गठन किया। 25 मार्च 1920 को, एक साल बाद कह सकते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। देखिए 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई, और 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन हुआ। अगले साल 25 मार्च 1920 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। और रिपोर्ट में क्या कहा, रिपोर्ट में कहा कि सेना और पुलिस ने निर्दोष और असहाय लोगों को मारा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। उधर हंटर कमेटी ने अपनी 24 मई, आप देखिए यहाँ पे 25 मई 1920 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब हंटर कमेटी ने अपनी दी रिपोर्ट उसमें 24 मई को, और उसमें कहा कि इस रिपोर्ट में कहा कि सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया है, ठीक है। इसमें कहा कि सरकार कोई दोषी नहीं है। इसमें रिपोर्ट में कहा कि पंजाब में ना बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे, क्रांति का रूप धारण करते जा रहे थे, और डायर ने निर्णय को भूल मात्र बताया गया और उसको पद से हटा दिया। बस जिस डायर ने इतने सारे लोगों को मारा और कह दिया कि उससे भूल हो गई है और उसको पद से हटा दिया गया, सरकार के डायर के कृत्य की निंदा तक नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। और भारतीयों की आशाओं के अनुरूप न तो अपराधियों को दंड दिया गया, न ही मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिली। इसके विपरीत भारत में अनेक राज्यों ने, अंग्रेजों ने डायर का ही समर्थन किया बाद में, और इतना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुदारवादी सदस्यों ने डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी बताया, और सम्मान में उसको तलवार दी और 26,000 जो पौंड है उसकी धनराशि भेंट दी। देखो क्या क्या नहीं किया। जनरल डायर ने इतना क्रूरता वाला रूप दिखाया, इतने लोगों को मारा, हंटर कमेटी भी बिठाई, एक जो है गैर सरकारी आपके साथ आपके रिपोर्ट प्रस्तुत करी, वो प्रस्तुत करी आपकी 25 मार्च को। लेकिन जब हंटर कमेटी की आई 24 मई को 1920 को, उसमें एक आ गया कि सरकार जिम्मेदार है, उससे भूल हुई है, भूल मात्र है, उसको पद से हटा दिया। लेकिन बाद में जाके ब्रिटेन में जाके उसको सम्मानित किया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है तूने। देखो क्या मतलब क्या किया जाए। तो इस तरह जो है असहयोग आंदोलन होना था, बिल्कुल होना था। अगर आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हो तो ऐसे तो आंदोलन तो होना ही होना है, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। आप देख रहे हो कि किस तरह जो है ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिससे प्रभाव पड़ा और असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुई, ये नेक्स्ट हम पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, 20 मिनट की वीडियो इनफ है।
तो कैसा लगा ये सेशन ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का आपने रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर ज़रूर क्लिक करना है, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए 4th सेम की जो है क्लास आज आपको मिल रही है और कल भी मिलेगी, और 6th सेम की भी क्लास आपको कल ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि डेली आपको 2 क्लासेस दी जाएं, फटाफट दी जाएं, क्योंकि हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करना है और पेपर नज़दीक है। बेस्ट ऑफ लक। बीच बीच में आपके 2nd सेम की भी क्लासेस दी जाएंगी, मैंने उनको भी बोला था कि हाँ मैं उनको करवाऊँगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।